नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। तो आज हमारे साथ जो इस बुलेटिन में जुड़ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, उनसे खास बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में आवासन जो मंत्रालय है वो कौशल किशोर जी के पास है। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद 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 आपको। सर, सबसे पहले तो यही आपका भी पूछूंगा, स्वागत। 9 साल जो रहे हैं उसे कैसे देख रहे हैं? कि मोदी जी के 9 साल किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, पट्टी दुकानदार, व्यापारी, SC ST OBC, वंचित तबके के लिए, सभी वो लोग जो दबे कुचले लोग थे, ऐसे लोगों के लिए, सबके लिए बेमिसाल रहे हैं। किसानों के फसल का उत्पादन दूना हो, इसके लिए मोदी जी ने काम किया है और हर जो फसल होती है उस पर 2000 रुपये किसान निधि सम्मान के रूप में देते हैं। महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे देने का काम किया, 10 करोड़ महिलाओं को। किसानों को किसान निधि सम्मान भी देने का काम कर ही रहे हैं। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें इलाज मिल रहा है। सौभाग्य योजना के तहत लाखों लोगों के गांव में बिजली के कनेक्शन मुफ्त में मिल गए, जहां बिजली कभी सपने में लोग नहीं सोच सकते थे। इसी तरह 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन है। ये सारी जो जनता के बीच में शौचालय हैं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए। अभी भी आवास लोगों को मिल रहे हैं। तो ये इस तरीके से जो मोदी जी की योजना रही हाउस फॉर ऑल की, सभी को आवास, वो योजना को 2022 से बढ़ा के 2024 तक कर दिया। तो ये 9 साल में मोदी जी देश के उस तमाम गरीब तबके को, वंचित तबके को, SC ST हो, सामाजिक आर्थिक किसी भी तरीके का जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें मजबूत करने का काम किया है। इसलिए मोदी जी के ये 9 साल जनता के लिए बेमिसाल हैं और इससे जो है आम जनमानस खुश है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और एक विकसित भारत बनाने के लिए जो आगामी 25 साल के लिए उन्होंने कार्यक्रम तय किया, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब के लिए एक विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने पूरी एक रणनीति तय की, पूरा एक प्रोग्राम तय किया है। हम मंत्रियों के साथ बैठ करके 5.5 घंटे की मीटिंग लेते हैं। प्राकृतिक खेती करना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पे जाना, शिक्षा के क्षेत्र में जाना, रोजगार के क्षेत्र में जाना, तो सब चीज़ों में हम कैसे एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे, इसके लिए मोदी जी का विजन है, उस पर काम कर रहे हैं। ये सारे कार्य ज़मीन पर उतर रहे हैं। इसलिए 9 साल का लेखा जोखा मोदी जी ने जनता के बीच में पेश करने के लिए सभी सांसदों को और खुद कहा है। कौशल एक महीना किशोर जी, पूरा हम लोगों हाँ, का जिस इसी में तरीके से चलना है। 9 साल का कामकाज आप बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धि आप बता रहे हैं, तो 2024 का जो चुनाव है वो इसी कामकाज पर होगा, इसी विकास पर होगा, या फिर और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, कामकाज जो है वो है, और दूसरा विकसित भारत बनाने का। 2047 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब हमारा देश विकसित देश बने, विकसित देश बने, आत्मनिर्भर देश बने। और सबसे बड़ी बात है कि विकसित देश, आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए एक नशा मुक्त देश भी बने। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 272 जनपद चिन्हित करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से एक नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया। आदरणीय अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा भी 2047 तक हमारा देश नशा मुक्त देश होगा। तो इस तरीके से जो पूरे देश में है, एक तरीके से आम जनमानस को मजबूती से राष्ट्र की तरफ खड़ा करने के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं।
नशे का इसलिए आप यहाँ जो पर योजनाएं जिक्र हैं, कर रहे हैं तो मुझे आर्थिक- याद आ रहा है क्योंकि हमने और अभिषेक ने काफी न्यूज पढ़ी थी आपकी और ब्रेकिंग भी हम लोगों ने पढ़ी थी और अच्छे से जिस तरीके से आप खुद देश को नशे से बचाने का उद्देश्य लेकर के आप एक पूरा अभियान चला रहे हैं और उस अभियान का नाम अभिषेक याद हो नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। इसके माध्यम से पूरे देश को आप जागरूक कर रहे हैं। आपका खुद का ये अभियान कहां तक पहुंचा, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी पहल है, सोशल मीडिया पे भी लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है हमारे देश में। राजीव दीक्षित जी के अनुसार पहली शराब की दुकान 1760 में कलकत्ता में क्लाइव नाम के अंग्रेज ने खोली और मुफ्त में शराब पिला के लोगों को नशेड़ी बनाया और फिर वो चोरी करके घर में शराब पीने लगे। इस तरह करीब 1000 से ज़्यादा दुकानें 18वीं शताब्दी में खुल गई। तम्बाकू और अफीम हमारे देश में पुर्तगाली लेकर के आए, तो नशा हमारे देश का नहीं है। इस नशे से हमारे देश में नौजवान पीढ़ी बड़ी तेजी से कमज़ोर पड़ रही है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से लोग बेकार हो रहे हैं। खुद मैंने कभी अपने जीवन में नशे की एक बूंद नहीं लिया, लेकिन मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर लोगों दोस्तों के चक्कर में पड़ करके नशा करने लगा। मुझे 4 साल बाद पता चला तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसे ड्रग एडिक्शन सेंटर में 6 महीने रखा, ठीक हो गया, मैंने शादी कर दी, एक बच्चा है उसे। लेकिन फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ करके वो शराब पीने लगा और विगत 19 अक्टूबर 2020 को डेथ हो गई। मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक, एक सांसद एक विधायक अगर अपने बेटे की जिंदगी नशे से नहीं बचा सकता, सही बात, तो फिर कौन बचा पाएगा। इसलिए मैंने उसकी चिता में आग लगाते समय निर्णय लिया कि मेरी बहू विधवा हो गई, मेरी गलती की वजह से अगर मैं शादी नहीं करता तो मेरी बहू विधवा नहीं होती। मेरा ग्रैंडसन जो पोता है वो बिन बाप का हो गया, उसे नहीं मालूम कि उसका बाप नशे से मर गया, लेकिन जब बड़ा होगा तो ये उसको तकलीफ होगी। इसलिए उस चिता में आग लगाते समय हमने ये संकल्प लिया कि मैं अपने नाम से इस अभियान को चलाऊंगा, पूरे देश में ले जाऊंगा। जो नशा नहीं करते हैं उनको नशा करने से रोकना है, उनको होने वाले नशे से नुकसान के बारे में बताना है। इस अभियान को पूरे देश में शुरू किया है और अब अभी करीब 31 दिसंबर 2022 तक 10 करोड़ लोग जो नशा नहीं करते उन्होंने संकल्प लिया कि नशा नहीं करेंगे और करीब 20,000 लोग नशा छोड़ चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक हम लोगों का टारगेट है 23 करोड़ लोगों को नशा न करने का संकल्प करा लेना। नशा मुक्त भारत बनेगा, परिवार नशा मुक्त होंगे, दोस्त नशा मुक्त होंगे, रिश्तेदारी नशा मुक्त होगी। तो इसलिए मेरी अपील लोगों से है कि नशे से दूर रहना है, तभी हम इस देश को विकास की तरफ ले जाएंगे। कौशल जी, ये तो मतलब आप अपने स्तर पे ये चीजें हैं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि सरकार का क्या रोड मैप है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा देश युवा देश है। प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि अगर हमारे युवा चाहें तो हम बहुत जल्द विकसित देश बन सकते हैं, उस माइंड को अगर यूज किया जाए तो सरकार का क्या रोड मैप है कि नशे से युवाओं को खास करके बचाया जाए। ये तो आपने अपने स्तर पे चीजें चला रखी है, ठीक है, लेकिन सरकार का रोड मैप। हाँ, मैंने इस पे बड़ा अध्ययन किया, अनुभव किया है। सरकार जैसे कि बिहार में और गुजरात में शराब बंद रही, इसके पहले अगर आप देखें तो सन 1977 से 1980 तक मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे, 2.5 साल हमारे देश में सरकार शराब बंद रही। शराब के एडिक्ट लोग उस पीरियड में कोरेक्स की दवा पीने लगे, संजीवनी सूरा पीने लगे, जहरीली शराब पीने लगे बना करके, और यहाँ तक के आयोडेक्स और ग्रीस ब्रेड में मक्खन की जगह लगा के खाने लगे। तो जब एडिक्ट हो जाते हैं उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे शराब की ही दुकानें हैं और भांग की दुकानें मिलेंगी, तम्बाकू मसाला की, पान गुटखा की मिलेंगी, लेकिन अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, ब्राउन शुगर, पित्ता नामक की जो ड्रग्स है, इनकी दुकानें नहीं है, इनके कस्टमर हैं, इसलिए लोग बेच रहे हैं। कभी हमारे देश पाकिस्तान से कभी नहीं हारा, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू हमारे देश में जो ड्रग्स सप्लाई हुई, जो नशा सप्लाई हुआ, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में जहाँ कभी 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे, आज नशे में वो डूब गए, मात्र 5% लोग सेना में भर्ती हो पा रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी साजिश है हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है। माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम नशा मुक्त भारत 2047 तक निश्चित तरीके से बना लेंगे। सरकार भी इस आंदोलन को चलाने का काम कर रही है।
पाबंदी लगाने से चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं, बल्कि लोगों को नशे के क्षेत्र में, नशे के समाज का हिस्सा नहीं बनने देना। इसलिए जो नशा करता है वो भी अपने बेटे को नशा नहीं कराता, वो भी चाहता मेरे बच्चे नशे से दूर रहे। हमें जो नशा नहीं करते हैं उनको नशा न करने का संकल्प कराना है, आंदोलन कराना। हर महीने भी हो सकता है कि अगर हम हमारे लोग जोड़ते हैं और बड़े पैमाने पे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है। मैं एक चीज आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। मैंने जब पढ़ा, मैं देख रही थी और सुना भी है कई बार कि छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की और उस वक्त जो वो छात्र नेता बनकर के उभरा वो आज हमारे सामने यहाँ पर बैठा हुआ है। तो कैसा लगता है आपको जब महज 35 वर्ष के राजनीतिक सफर में केंद्रीय राज्य मंत्री आप बन गए? आपके अपने रिश्तेदारों को, आपके अपने इलाके के लोगों को कितना गौरवान्वित कराता है ये पल? देखिए, मैं तो मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे और मैं तो गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग जो है 6 महीने मेरी जो खेती थी उसमें फसल होती थी खाने के लिए, और 6 महीने वो जौआ लगा के फेरी करके हमारे लोगों को पालने का काम किया। कभी उन्होंने एक गाली भी हमें नहीं दी। हमें इस बात का गर्व है अपने माँ बाप पर। दूसरी बात ये कि राजनीति में मैं जब आया तो मैं 6 चुनाव लगातार हारा और 6 चुनाव हारने के बाद 7वां चुनाव मैं निर्दलीय जीता एमएलए का मलियाबाद से। आज वहाँ से हमारी पत्नी विधायक हैं 2 बार बीजेपी से। जनता ने मुझे करीब 25,000 वोट से जिताया। उस चुनाव में भी मेरा केवल 2,500 रुपये लगा था, वो भी मेरे बड़े भाई ने नॉमिनेशन फीस दिया था। सब पैसा जनता लगाती थी, जनता ही मुझे लड़ाती थी। आज भी जनता ही मुझे लड़ाती है और मुझे मदद करने का काम करती है। इसलिए मैं अपने को सांसद की तरह उनके बीच में कभी प्रस्तुत नहीं किया। मिनिस्टर की तरह मैं जनता के बीच में नहीं जाता हूँ। मैं अपना कोई प्रोटोकॉल अपने लिए मिलने के लिए फॉलो नहीं करता। अपने क्षेत्र में जनता के लिए लोग मिलते हैं, बात करते हैं, फ़ोन उठाता हूँ। मैंने बोला है मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में। तो जनता से और सांसद और जनता के बीच में एक जनता और सांसद का संबंध नहीं, भाईचारे का संबंध है। और वो इतना विश्वास मेरे पर करते हैं सब लोग कि प्यार से मुझे ज़्यादातर लोग तो भैया कहते हैं और मैं उनके लिए उनकी प्रॉब्लम मैं अपनी प्रॉब्लम समझ के इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो कौशल जी की ये भी मानी जाती है आपके साथ, जितना मैंने जाना है, ये आपके इलाके की जनता से सुना है कि जैसे आपने राजनीति में कदम रखा, आते ही आपने एकदम से सामंतवाद और गुंडागर्दी खत्म कराने का ऐलान कर दिया और ये सबसे बड़ी वजह रही थी कि जो छोटे तबके के लोग थे वो तेजी के साथ आपके साथ जुड़ने लगे। सही बात है आपकी। मेरे इलाके में कभी ऐसा था मलियाबाद में कि गरीब तबके का आदमी अपनी लड़की की बारात नहीं करता था, कुर्सी मेज पे बैठ के खाना नहीं खिला पाता था, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार को अपने घर की चारपाई पे घर के बाहर नहीं बैठा पाता था। इतनी सामंतशाही थी। मैं उसके खिलाफ लड़ा, आंदोलन किया और मैंने ये तय किया कि जब तक जनता मुझे नहीं जिताएगी तब तक मैं किसी दूसरे दल में जाकर के जीतने वाला नहीं हूँ। मैं सीपीआई से जुड़ा था, सीपीआई का कोई जनाधार नहीं था, मैंने खुद का जनाधार बनाया और जब मैं चुनाव जीता तो निश्चित तरीके से वहाँ पर गुंडागर्दी की जो वसूली होती थी उसको सब खत्म किया। वो लोग जो कभी विधायक के पास बैठ नहीं सकते थे वो सब मेरे साथ बैठते थे। आज मैं सांसद हूँ, मेरे साथ बैठते हैं। पत्नी मेरे यहाँ विधायक है, उनके साथ बैठते हैं। वो लोग उनके पैर में भले टूटे चप्पल हों, भले किसी भी तबके के हों, हम पार्टी भी नहीं पूछते कि आप किस पार्टी से हैं। आदमी आता अपनी समस्या लेकर के, दूसरे दल का झंडा लगा करके मेरे पास आता है। मैं देखता हूँ और वो मुस्कुरा के उसका काम कर देता हूँ कि जो पीड़ित आदमी है वो अपनी पीड़ा लेकर के आया है, वो पार्टी की हैसियत से नहीं आया है, वो अपनी परेशानी लेकर के आया है। बिल्कुल कौशल जी, लेकिन मैं उसकी समस्या का समाधान हम और हमारी विधायक दोनों लोग करने का काम, और मेरे बच्चे भी उसी में जनता के साथ यही समन्वय स्थापित करना अभिषेक बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल कौशल जी, अब इसमें देखिए एक विभाग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आवासन विभाग, जिसको लेकर के मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री का ये सपना है कि भारत में कोई भी सड़क पे ना सोए, हर किसी के पास अपना घर हो। उस दिशा में आज के डेट में हम कहां पहुंचे?
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ये विजन तय किया है। मैं समझ रहा हूँ वो 100 साल एडवांस सोचते हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वो लोग जो लोग आवास नहीं है उनके लिए पहले ही चरण में जब प्रधानमंत्री जी आए पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा कि पहले भाषण में कि हम चाहते हैं कि लोगों के पास अपना निजी आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो। तो आवास के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाई। सुबह चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, उसके लिए कौशल विकास मंत्रालय गठन किया। उसके लिए प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जो 10,50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन। प्रत्येक बैंक से एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए, कल कारखाने का मालिक बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन, रोजगार उपलब्ध कराना। ये सारी योजनाओं को उन्होंने बाकायदा बनाया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पट्टी दुकानदारों के लिए 10,000 रुपये का कर्जा बगैर ब्याज का अदा करो, फिर 20,000 अदा करो, फिर 50,000। ऐसा उनका जो विजन प्रधानमंत्री जी का रहा वो पूरी तरीके से ये रहा कि हर व्यक्ति के पास अपना निजी आवास होना चाहिए। उसमें बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, इसके लिए सौभाग्य योजना बनाई और पूरे देश में विद्युतीकरण करा दिया। लोगों के यहाँ बगैर पैसे का बिजली का कनेक्शन मिल गया और जहाँ 8 घंटे बिजली मिलती थी ग्रामीण में, वहाँ 18 घंटे मिलने लगी। आज पूरे देश में लगभग 24 घंटे शहरों में बिजली मिल रही है। कोरोना नहीं होता तो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ रह गया वहाँ पर भी 24 घंटे बिजली मिलती, बहुत जगह मिल भी रही है। लेकिन साथ में आप देखिए फिर उसमें नल हो जो पानी देता हो। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी, फसल का उत्पादन दूना हो, किसानों की फसल का उत्पादन दूना हो और 2024 तक पानी की पाइपलाइन बिछाकर लोगों के घरों तक पीने का पानी पहुंचाना, ये लक्ष्य तय किया टाइम बाउंड। मैं समझ रहा हूँ मोदी जी का जो विजन है इस राष्ट्र को मजबूत करना है, इस देश की प्रत्येक आदमी को, विपक्ष का एक चाहे आरोप वो ये रहता हिंदू है, हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, SC ST हो या OBC हो या वंचित तबके का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको बराबर का दर्जा देने के लिए जो विजन बनाया वो किया है। और उसी में 100 स्मार्ट शहर भी चुने हैं। कौशल जी, इसमें विपक्ष का एक आरोप रहता है कि मोदी सरकार जो टाइम फ्रेम तय करती है, जैसे 2022 तक के लिए कहा गया कि किसानों की आय दोगुनी, सभी को आवास 2022 तक, तो विपक्ष का एक आरोप ये रहता है, हालांकि ये चीजें नहीं दिख रही हैं कि लोगों को मिल रहा है, आवास कितने लोगों को मिला है वो शायद नजर ना आए, लेकिन ये चीज दिखता है कि हाँ सबको तो नहीं दे पाए आपने जो वादा किया था। ये विपक्ष का एक आरोप रहता है। विपक्ष का ये आरोप गलत है। डिमांड के आधार पे हमने आवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए। 31 मार्च 2022 तक शहरी क्षेत्र में 1.25 करोड़ आवासों की डिमांड थी, वो मंजूर कर दिए गए। ऐसे भी कुछ आवास जो अपात्र श्रेणी में आए हैं और उनको आवास सैंक्शन हो गए हैं, दो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उसको समय बढ़ा करके 2024 कर दिया। तो 2024 तक अगर कोई छूट गए हैं और पात्र है, ऐसे लोगों को भी वो आवास मिलेंगे। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए तो अखिलेश जी ने 18,000 आवास शहरी क्षेत्र में पास किए थे, नहीं बना पाए वो 5 साल में। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार आई तो उन आवासों को बनाने का काम किया, लेकिन उन्होंने कब्रिस्तान जरूर बनाए, कब्रिस्तान की बाउंड्री जरूर मुर्दों के सुरक्षित करने के लिए किया। तो व्यक्ति का विजन क्या है, उसकी सोच क्या है। सवाल जरा मैं भी अपनी तरफ से ले लेती हूँ आपसे कौशल जी। विपक्ष जो है लगातार एक आरोप और लगाता है, क्योंकि आपने खुद इस योजना के तहत 2 बच्चों को गोद लिया था और PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत 2 बच्चों को गोद लिया था, खर्चा उठाने की, उनके जिम्मे की पूरी बात आपकी तरफ से कही गई थी। लेकिन अब विपक्ष ये कहना कि वो जो योजना थी मैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए थी, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने के लिए थी। अभी फिलहाल, क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं, 2 बच्चे आपने भी गोद लिए थे, वो योजना कहां तक पहुंची और कितना काम कर रही हो? देखिए, वो योजना पूरी तरीके से फली फूद है। विपक्ष बेवजह का ब्लेम लगाता है। हम लोगों ने जो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो WHO ने जो ये तय किया कि 2030 तक के TB मुक्त भारत बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने क्या कि नहीं 2025 तक हमको TB मुक्त विश्व बनाने की बात की WHO ने। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, भारत को हम 2025 तक TB मुक्त बनाएंगे। उसमें हम सांसद और विधायकों ने
ब्लॉक में एक ब्लॉक में लिए है गोद लेने का, टीबी के पेशेंटों को भी गोद लेने का काम किया, उनके लिए काम कर रहे हैं। जो गोद लिए बच्चे उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं तो अपनी कोई तारीफ में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो एक गरीबी क्या होती है मैं खुद अच्छी तरह जानता हूं। मेरे खुद के बच्चे छोटे थे, हम और पत्नी जयदेवी जी हम लोग धरने प्रदर्शन और इसमें लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते थे। तो मेरे खुद के बच्चे तो छोटे थे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे हो जाए, 2024 के लिए की जगह उनको बीजेपी कितनी तैयार, 2024 के लिए क्या विजन रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो विकास किया है उसके लिए हर व्यक्ति को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, नौजवानों को, वंचित तबके को, SC ST OBC सभी तबके के लोगों को, जो मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास, उसके तहत हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता का रुझान बड़ी तेजी से मोदी जी की तरफ से है। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। हर बार वोट लगातार बढ़ा। 2014 में 282 सीटें बीजेपी जीती थी, 2019 में 303 सीटें जीती थी, 2024 के चुनाव में 350 से ज़्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी जीत के आएगी और NDA 400 से ज़्यादा सीटें जीत के आएगी। क्योंकि जो विपक्ष है वो विपक्ष के लोगों को भी आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं। कौशल जी, अब की बार कितनी पार? इस बार NDA 400 पार और बीजेपी 350 पार। कौशल जी, पटना में पूरा विपक्ष जुटा, वो कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी ही सरकार नहीं। देखिए, विपक्ष जो जुटा है, मैं इस पर एक बात तुलनात्मक कहना चाहता हूं। मोदी जी को पसंद कौन नहीं कर रहा है? मोदी जी को पाकिस्तान की सरकार नहीं पसंद कर रही, क्योंकि वहां 22 करोड़ जनता को राशन नहीं दे पा रहे। वहां की जनता कह रही है एक मोदी पाकिस्तान के लिए चाहिए। वो चिढ़ रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मोदी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हमारे यहाँ 22 करोड़ जनता को राशन खरीद करके नहीं मिल रहा है। आतंकवादी मोदी जी से परेशान है, आतंकवादी मोदी जी को पसंद नहीं करते। चीन मोदी जी को पसंद नहीं करता, अफगानिस्तान मोदी जी को पसंद नहीं करता, ड्रग्स के जो सौदागर हैं वो मोदी जी को पसंद नहीं करते। उनके सुर में सुर मिलाने का काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं। वो मोदी जी को से जलन रखते, मोदी जी को पसंद नहीं करते। बिल्कुल, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा क्या? वो वाली कहावत PM मोदी के साथ ही चलती है कि जितना विरोध होगा उतनी लोकप्रियता उनकी बढ़ती चली जाएगी। निश्चित तरीके से विपक्ष की जितनी मजबूती से एकजुट होगा, विपक्ष के लोगों को भी लाभ मिला है, उनके वोटर समर्थक को 20 से 25% वोट, विपक्ष के लोगों का, मतदाताओं का वोट लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा और बीजेपी पे कमल पर वोट देने का काम करेगा। ठीक है, चलिए कौशल जी, आपने वक्त निकाला, न्यूज इंडिया को वक्त दिया, आपने बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक एक मुद्दे पर आपने खुल करके बात करिए की और खास करके नशा मुक्ति का जो अभियान आप चला रहे हैं उसके लिए आपको सलाम है। देश का युवा आपको सलाम करता है, क्योंकि नशे ने जिस तरीके से युवाओं को घेरा है उससे निकालना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया कौशल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जो कि आवासन मंत्रालय इनके पास है, लोगों को आवास मोदी सरकार दे रही है, उस दिशा में ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ नशे से मुक्ति के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं।